शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कैसे क्षेत्रीय पार्टियों के सुर कांग्रेस के लिए बदलने लगे हैं। अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस को लेकर नया क्या कहा है, हम आपको बताएंगे। ये भी दिखाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के सुर भी कैसे बदल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी निकाय चुनाव जीतने के बाद फिर से एक्शन के मोड में आ गई है। कहां कहां बीजेपी ने अपनी समीक्षा बैठक की है और क्या निकला है ये भी जानिए, और कैसे अब समाजवादी पार्टी और बसपा भी निकाय चुनाव की अपनी समीक्षा की तैयारियों में जुटी है, ये भी बताएंगे। और जान लीजिए कि जफरयाब जिलानी जो कि बाबरी मस्जिद के मामले में और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सबसे बड़े चेहरे थे, आज उनका देहांत हो गया। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव का रुख सभी जानते हैं। कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव कभी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहे। उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सकती है या अकेले लड़ने की स्थिति में है तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी है। लेकिन कर्नाटक की जीत ने अब कई नेताओं को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव के बाद प्रतिक्रिया दी थी, अब अखिलेश यादव भी उसी के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज में थे। यहां वो अपने कन्नौज के नगरपालिका के प्रत्याशी के जीत के बाद उसके घर पहुंचे थे मिलने, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कांग्रेस की इस जीत के सुर में ये सुर मिलाते हुए कहा कि अब 2024 के चुनाव में जो जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। यानी एक सॉफ्ट स्टैंड कांग्रेस के प्रति, एक संकेत कांग्रेस को कि हमारे नेतृत्व में आप आए और यहां चुनाव लड़ें। ये एक संकेत हो सकता है। अभी तक अखिलेश यादव सिरे से कांग्रेस पार्टी की किसी भी बात को नकार रहे थे, लेकिन कर्नाटक की जीत ने अब नए द्वार खोलने को मजबूर कर दिया है, ऐसा लगता है। और तभी अखिलेश यादव का सॉफ्ट स्टैंड कांग्रेस के प्रति दिखाई दे रहा है। उन्होंने आज कन्नौज में क्या कहा है कांग्रेस को लेकर के, पहले ये सुन लीजिए। ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तक हमेशा अखिलेश यादव कांग्रेस पर बयान देने से बचते रहे हैं। हमेशा उन्होंने एक लाइन कही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यह तय करे कि बीजेपी को कैसे हराना है। लेकिन आज उन्होंने मायावती और नीतीश कुमार, इन तमाम लोगों का नाम लिया और यह भी कहा कि जो जहां मजबूत हो वहां लड़े। यानी संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ जो जमी हुई सियासी बर्फ है वो पिघल सकती है। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, इन दिनों ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी से थोड़े खिन्न और नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक उनके निशाने पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव थे और बीजेपी से पहले वो अखिलेश यादव को घेर लेते थे। कोई भी मुद्दा हो, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर हमला करने से नहीं चूक रहे थे। लेकिन कर्नाटक चुनाव का असर यह है कि अब ओम प्रकाश राजभर भी विपक्षी एकता की बात करने लगे हैं। यानी कि वही बात जो 2022 विधानसभा चुनाव के पहले वो किंग मेकर बन रहे थे, विपक्ष के नेताओं की, विपक्षी दलों की केंद्रीय भूमिका में अपने को देख रहे थे। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दे रही, घास नहीं डाल रही और वो बेवजह बीजेपी के लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं। और एक तरफ वो बीजेपी को अपनी
ताकत दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से देश में इस वक्त राजनीतिक और सियासी मिजाज थोड़ा बदला है, खास करके कांग्रेस को लेकर के या विपक्षी दलों में एक उत्साह आया है, तो क्यों ना उसमें भी अपनी जगह बनाई जाए। और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है कि वो भी अब विपक्षी एकता के लिए प्रयास शुरू करेंगे, यानी कि बीजेपी के विरोध में जाकर के वो अब विपक्षी एकता बनाने की कोशिश करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो ढिढोरा पीटा जा रहा है टीवी चैनलों पर, अखबारों में जो छप रहा है, जरा टटोल के देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिखरा हुआ समाज शासक नहीं बन सकता, तो उसी तरह बिखरी हुई पार्टियां हैं वो शासक नहीं बन सकती। आज नगर पंचायत, नगर पालिका, पार्षद और सभासद का रिजल्ट आप देखिए तो कुल 37% वोट बीजेपी को मिला है, 37%, और वहीं विपक्ष को 63% वोट मिला है। 37% वोट पा करके ढिढोरा पीट रहा है, बीजेपी पीट रही है। और वहीं यहाँ अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ा होता तो क्या हश्र होता। तो विपक्ष के एकजुट न होने के कारण ये चाहे जितना आरोप लगा लें। तो ये तो थी सियासी बात 2024 को लेकर, लेकिन 2023 में जो ये निकाय चुनाव हुए हैं, जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसमें हार और जीत को लेकर सभी पार्टियां अब मंथन में जुट गई हैं। जो जीता वो भी, जो हारा वो भी। और बीजेपी दूसरे दलों से आगे कैसे है, बीजेपी दूसरे दलों से अलग कैसे है, ये इसी बात की ओर इशारा करता है कि हारने के बाद भी अभी तक समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव की समीक्षा को लेकर नहीं बैठी है। आज उसने एक बैठक जरूर की, लेकिन वो निकाय चुनाव की समीक्षा से ज्यादा वो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव में 2 नाम कौन हो, इसके लिए उन्होंने बैठक बुलाई। मायावती ने कल निकाय चुनाव के समीक्षा के लिए अपनी बैठक बुलाई है, जिसमें वो अपने तमाम जिला कोऑर्डिनेटर से लेकर के जो उनके क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, सभी बड़े नेताओं को, सभी अपने बड़े कैडेट्स को उन्होंने बुलाया है। और मायावती कल निकाय चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने अपने एक बड़े नेता जो कि मेरठ के हैं, उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। बहुत कुछ दारोमदार इस बार उन्होंने इमरान मसूद को दे रखा था। अब देखना यह है कि उस इलाके में 11-11 मुस्लिम को पूरे उत्तर प्रदेश में टिकट देने के बावजूद बसपा अगर नहीं कहीं जीत पाई है तो क्या इसका भी कोई असर होगा। लेकिन बीजेपी आखिर बीजेपी क्यों बनी है, इसको भी समझ लीजिए। अभी निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं, अभी मेयर की जीत की खुमारी नहीं टूटी है, अभी दोनों जो उपचुनाव में उसके एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई है, उसके जीते हुए विधायकों का शपथ चल रहा है। इसी बीच बीजेपी के संगठन के 2 बड़े नामों ने 2 अलग अलग इलाकों में समीक्षा बैठक कर ली। धर्मपाल सिंह जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो आज काशी में थे और काशी में पूरे पूर्वांचल और साथ साथ इधर अवध के जितने नेता, जितने इस चुनाव से जुड़े हुए लोग थे, उनको बुलाकर उन्होंने आज बड़ी बैठक की। और पूर्वांचल इसलिए भी अहम है क्योंकि पूर्वांचल में बहुत सारी सीटें बीजेपी हारी है और उम्मीद के मुताबिक 2024 में जौनपुर, मऊ, अंबेडकर नगर ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी बहुत बेहद ही कमजोर स्थिति में है। और आज निकाय चुनाव की समीक्षा करने खुद धर्मपाल सिंह वहां बैठ गए। दूसरी तरफ नोएडा में भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज निकाय चुनाव की समीक्षा में थे। यानी बीजेपी को समझिए कि उसकी चुनावी जीत के तुरंत बाद वो हार पर समीक्षा करने बैठ गई। और इस समीक्षा से क्या निकला, कुछ निकले या न निकले, कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने, कार्यकर्ताओं के फीडबैक लेने का एक बड़ा सिस्टम दिखाई दिया। 2024 में कौन कौन से इलाके बीजेपी को मजबूत करने होंगे, इस पर चर्चा हो गई। लेकिन हार के बावजूद सपा और बसपा अभी भी समीक्षा में पीछे हैं। कल हालांकि बसपा अपनी समीक्षा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की गंभीर रूप से अपने इस निकाय चुनाव की समीक्षा का अभी लोगों को इंतजार है। अब अगली खबर।
जफरयाब जिलानी, जी हां, ये वो नाम जो कि 90 के दशक से लेकर 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश में छाया रहा, वो चेहरा छाया रहा, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो कन्वीनर भी रहे। और अगर बाबरी मस्जिद पर कोई शख्स सबसे ज्यादा बोलता रहा, जिसने उसकी लड़ाई लड़ी, तो उसका नाम जफरयाब जिलानी है। आज जफरयाब जिलानी की सुबह मौत हो गई और उन्होंने लखनऊ के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। हिंदुवादी नेताओं, बीजेपी नेताओं, यहां तक कि जो मुस्लिम नेता हैं, इन सबों के बीच में जफरयाब जिलानी का अपना एक वजूद था और वो लगातार बाबरी मस्जिद को लेकर लड़ते रहे थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।